213 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं दोस्तों आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं बिना रुके। ओके, सबसे पहले दोस्तों हमने क्या है 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। तो क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 3 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये हमारा क्या है पार्ट 1 रहने वाले हैं और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एकदम सिलेक्टेड प्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं। जैसे इस वीडियो में हम बात करें तो ज्यादा मैं आपको 7-8 क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ओके, तो इतने बस आपको पढ़ना है और कुछ और क्वेश्चन रह जाएंगे तो उसे हम क्या है पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको 4 अंक की कवर करा दूंगा और बीच बीच में वस्तुनिष्ठ की वीडियो आती रहेंगी तो वस्तुनिष्ठ की वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। सभी वीडियो आपको क्या है क्रम से आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को आपको क्या है फॉलो करते जाना है और प्लेलिस्ट को देखते जाइएगा। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। सबसे पहले क्वेश्चन आता हमारा अनुगण वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार करके आपको रखना है। ओके, प्रीवियस ईयर में आपका आ चुका है, अभी नहीं 3-4 साल पहले मतलब आया था, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आपको रखना है, हाई चांसेस के आने के। तो देखिए इसमें तो हमारा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ओके, मैं आपको इजी लैंग्वेज बताता हूँ। पहले तो आप क्या अनुगण वेग की आपको परिभाषा पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर में आपसे एक वाक्य पूछा जा सकता है कि अनुगण वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं, जिसे क्या VD से हम क्या है प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब मैंने आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि धारा और अनुगण वेग में संबंध बताइए या फिर धारा घनत्व और अनुगण वेग में संबंध। ओके, धारा और अनुगण वेग और धारा घनत्व और अनुगण वेग में संबंध। ओके, तो दोनों में आपका एक सॉल्यूशन एक ही रहने वाला है, बस तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ तक आपको क्वेश्चन करना है, अगर धारा अनुगण वेग में आता है या धारा घनत्व अनुगण वेग में आता है। क्रम से पहले देख लेते हैं। पहले तो आपको क्या है इस पार से एक चालक बनाया गया है। ओके, इससे क्या है इस पर पूरा परिपथ से जोड़ा जा रहा है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है VD वेग से क्या गति कर रहे हैं और इसके जो चालक की जो लंबाई है L मान लेते हैं हम। क्लियर है इस प्रकार से। तो माना P की एक चालक है, जो डायग्राम बनाते हैं जो बेसिक, वो आपको ज्यादा नहीं लिखना, थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन हो अभी आपका तो ज्यादा थ्योरी लिखना, बिल्कुल शॉर्ट में मेन पॉइंट बस बताने हैं। P की हमने एक चालक मान लिया जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है A है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लिया। तब चालक का आयतन क्या होगा, चालक का आयतन हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई। ओके, क्षेत्रफल लंबाई होता है तो ये हो जाएगा AL। फिर यदि प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, मान लेते प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगण वेग क्या हो जाएगा, आयतन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ देना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा, यानी ALN हो जाएगा। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो चालक पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश होगा आपका जो आपकी जितना भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें उतना आवेश से गुणा करना पड़ेगा, तो ALN होगा साथ ही E हो जाएगा। ओके, अब यदि हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगण वेग है, जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, ओके चालक में भागेंगे इलेक्ट्रॉन तो उनका किसी ना किसी वेग से तो भागेंगे, उसको हमने क्या है उस वेग को अनुगण वेग को VD मान लिया। तो चालक को जो पार, कोई भी चालक है उसको क्या है इलेक्ट्रॉन जब पार करते किसी एरिया से पार करेंगे तो उसमें कुछ समय लगेगा। तो समय हम मान लेते समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या वेग, चाल को यहाँ वेग भी कह सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे वेग हो जाएगा आपका। तो T बराबर हो जाएगा आपका, दूरी हमारी क्या है L है, मैंने वेग क्या माना VD माना है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए क्या करना है, चालक में बहने वाली धारा I, धारा I बराबर क्या होगा Q/T हो जाएगा आपका। ओके, धारा I बराबर Q/T हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, हम Q का आवेश का मान निकाल ही चुके हैं। ओके, T यानी समय का भी हम वैल्यू निकाल ही चुके हैं पहले, बस ये आपको रख देना है तो ये आपका आ जाता है। तो देखिए I यानी धारा है, तो यह आपका धारा और अनुगण वेग संबंध है। तो पेपर में धारा और अनुगण वेग संबंध में आता है तो बस दोस्तों आपको यही तक करना है, यही आपका आंसर हो जाता है, धारा और अनुगण वेग संबंध आता है। यदि अब आता है धारा घनत्व और अनुगण वेग संबंध। ओके, तो कई बार क्या धारा और अनुगण वेग में संबंध आ जाए तो यहीं तक लिखना है, लेकिन अगर आ जाता कि धारा घनत्व और अनुगण वेग में संबंध लिखिए तो फिर यहीं तक तो करना है, इसके आगे भी करना है अगर धारा घनत्व भी कहा जाता है। तो धारा घनत्व तो बराबर होता है I/A, यानी धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, I/A। याद रखिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है धारा घनत्व बराबर क्या होता है तो I/A, ये तो क्लियर होना चाहिए। बस सिंपल है, हम यहाँ I की वैल्यू निकाल चुके, I की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा ये आ जाता है और इसको क्या है इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, हमारा यहाँ A से आपका कट जाएगा, इसे कट जाएगा तो आपका J बराबर हो जाएगा NEVD। बस यही आपका धारा घनत्व और अनुगण वेग में संबंध। धारा घनत्व अनुगण वेग संबंध आ रहा तो फिर आपको यहाँ तक करना है, धारा और अनुगण वेग में संबंध आता तो यहाँ तक करना। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है तो आपका रिपीट हो सकता है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई 4 अंतर। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, ये सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर, इस पर आपको क्वेश्चन आएगा। ये आपका मैं पॉइंट बता रहा हूँ तो क्रम से आपको क्या तैयार कर लेना है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल एकांक आवेश को
पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो आपका क्या है, विद्युत वाहक का बल रहता है। टर्मिनल जो विभवांतर होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर एकांक आवेश को केवल परिपथ बाह्य परिपथ में प्रभावित करने में सेल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो आपके विभवांतर कहलाता है। तो जो आपका किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसका लाक्षणिक गुण होता है, जबकि जो विभवांतर है वो आपका लाक्षणिक गुण नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, आगे इस बार से दिया हुआ है, ये अच्छे से आपको तैयार करना। मैं 4 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, 3 नंबर में आपको आ सकता है। ओके, तो 3 पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो 4 पॉइंट आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ओके, एमपीओ 19 में आ चुका, 22 में 24। तो इसमें हमें क्या बताना है, जो सेल का विद्युत वाहक बल है, विभवांतर है और उसका आंतरिक प्रतिरोध, उसमें संबंध आपको बताना है। ओके, तो देख लेते हैं। पहले तो दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध के बारे में थोड़ा समझाया जा रहा है, लेकिन पेपर में आवश्यकता नहीं लिखने की, बस समझने के लिए दिया हुआ है। सीधे आपको सबसे पहले यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस बार डायग्राम आपका रहने वाला है। ओके, ये आपका डायग्राम रहने वाला है। अब यहाँ देख लेते हैं। अब जो कुछ हमने माना है चीज को, वो आपको यहाँ बस 2 से 3 लाइन बता देना पड़ता है। माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल, हमने क्या माना, कोई सेल है उसका विद्युत वाहक बल E है। आंतरिक प्रतिरोध हमने क्या स्मॉल r माना है, और बाह्य प्रतिरोध जो लगा हुआ है, जो बाह्य प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है, इसको हमने क्या कैपिटल R मान लिया। इसके साथ संयोजित किया गया। क्लियर है, सिंपल। इसमें थ्योरी में आपको जो डायग्राम बनाते हैं वही 2 लाइन में आपको बता देना पड़ता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ये विद्युत। अब ये आपका जो परिपथ है, विद्युत परिपथ है, इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध यानी स्मॉल r प्लस कैपिटल R आपका क्या है, कुल प्रतिरोध हो जाएगा। कुल प्रतिरोध की बात करें। ओके, इसके बाद ओम के नियम से हम क्या है, परिपथ में बहने वाली धारा निकालते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। ओम का नियम कहता है V बराबर IR। तो हमें यहाँ से क्या करना है, I निकालना है। ओके, तो I बराबर क्या, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो V यानी विद्युत वाहक बल, R यानी प्रतिरोध, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R यानी विद्युत वाहक बल कुल प्रतिरोध। सिंपल है, रख देना आपको। विद्युत वाहक बल हमने क्या माना, विद्युत वाहक बल को E माना है, और कुल प्रतिरोध कितना मारा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध और कुल आपका बाह्य प्रतिरोध। सिंपल, आपको यहाँ पर शांता कर देते, इस पार से आपका मल्टीप्लाई में जो जाता है ये इस पार से हो जाता है। ओके, गुणा किया गया, त्रिक गुणा किया गया है। इसके बाद I के अंदर गुणा हो जाता है। ओके, अब हम जानते हैं कि V बराबर क्या IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। बस फिर हमें क्या करना है, यहाँ जो हमारा पहला इक्वेशन बनाया तो उसमें क्या IR है, IR के स्थान पर हम B लिख सकते हैं। B इक्वल टू IR होता है, तो IR के स्थान पर B लिख सकते हैं। यहाँ हमारा IR था पहले, ओके, उसके स्थान में B रख दिया। बस इसको हमने क्या पक्षांतर कर देते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो हमारा आपका आ जाता संबंध। यही हमारा क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रवाहित धारा में संबंध है। क्लियर है, कम चांसेस के आने के एक बार पढ़ के बस रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों का सचित्र व्याख्या कीजिए। या किरचॉफ के नियम लिखिए, समझाइए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किरचॉफ के 2 नियम है। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको पढ़ के रखना है, बी डिस्टेंस सेतु का सिद्धांत। ओके, मतलब ये बहुत ज्यादा हाई सिलेक्टेड है चैप्टर से। ओके, इनके हाई चांस होते हैं, तो इनको तो एकदम पढ़ के आपको रटा होना चाहिए। अब लेकिन क्या है कि जो आपका बी डिस्टेंस सेतु का सिद्धांत है, ये क्या है, एमपीओडिज्म 24 में आया और फिर 25 में भी आ चुका है। ओके, तो अब 26 में आने की कमी चांस है, कि 24 में आया 25 में आया तो कमी चांस है, इसलिए बाकी जो अदर क्वेश्चन है उन पर आपको क्या है ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको नहीं देगा ये, तो वो इसके जगह किरचॉफ का नियम आपको दे सकता है, तो किरचॉफ का नियम आपको तैयार करके रखना है। किरचॉफ के दोस्तों 2 नियम है, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, दोनों नियम आपको बताने पड़ेंगे। थोड़ा शॉर्ट में आपको लिखा है, तो शॉर्ट में आपको प्रथम नियम, शॉर्ट में आपको द्वितीय नियम। ओके, लेकिन आपको दोनों नियम यहाँ बताने पड़ेंगे। किरचॉफ के 2 नियम है, चलिए क्रम से मैं आपको बता देता हूँ और याद करके रख के रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं क्या बता चुका हूँ, किरचॉफ का नियम, बी डिस्टेंस का नियम ऐसा है कि कोई भी टीचर पेपर सेट करेगा तुरंत इसको देना है। अब लेकिन क्या है, बी डिस्टेंस सेतु आ चुका है, तो इसकी जगह किरचॉफ का नियम रख देगा आपको। ओके, तो पढ़ के आपको रखना है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम पहले देख रहे, पहले तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ये आपसे ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ से हमेशा बनता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस के नियम पर आधारित, तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, हम याद करके रखना है। किरचॉफ का प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। ये तो ऑब्जेक्ट टाइप आपको नॉलेज रखना है। अब यहाँ से आपका किरचॉफ का नियम स्टार्ट होता है, ये आपका पूरा दिया गया है, इस बार से आपको दिया हुआ है, यहाँ उस चीज को समझाया जा रहा है और इस बार से आपको दिया हुआ है, तो आपको तैयार करके रखना है। पहला नियम आपको 3 ही लाइन का बताया जा रहा है, यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्या कहा जा रहा है, कोई भी क्या है, कोई भी बिंदु ले लेते हैं, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, एक संधि पर मिलने वाली जितनी भी ये धाराएं होगा, इनका अगर हम क्या है बीजगणितीय योग करते हैं, शून्य आएगा। क्यों शून्य आएगा, देखिए एक मेन पॉइंट हो जाता है, यहाँ से कई सारी पाइपलाइन जुड़ी हुई है, मान लीजिए पानी की पाइपलाइन जुड़ी हुई है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से, अब यहाँ से पानी आएगा वो इस साइड निकल आएगा, यहाँ से पानी इस साइड निकल आएगा, तो यहाँ तो जो मेन पॉइंट है कोई चीज ठहरेगी नहीं। ओके, ये आएगा तो यहाँ से तुरंत निकल आएगा, ये आएगा तो इस साइड निकल आएगा, ये आएगा इस साइड, मतलब ये क्या कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, बीच में कुछ नहीं रहेगा, इसलिए क्या शून्य माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं।
तो विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये ओके, आपका सिग्मा आई इक्वल टू 0। क्लियर, ये आपको याद रखना, ये डायग्राम बना लिया और ये जो यहाँ समझाया जा रहा है इसी चीज को यहाँ समझाया जा रहा है। ओके, क्लियर है। अब इस प्रकार संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उस संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितनी धाराएं आ रही हैं और जितनी धाराएं जा रही हैं उनका हम क्या है योग करते हैं, तो उन धाराओं का योग करते हैं तो हमारा क्या आपस में क्या बराबर होगा। ओके, क्लियर है। तो ये आपको तैयार करना है। मैंने आपको ये 3 लाइनें तो एकदम रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम देख ले। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये पॉइंट एकदम याद रखना, ऑब्जेक्ट में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को पास या लूप का नियम भी कहते हैं। क्या नियम है आपका, तो ये आपको यहाँ इतना पढ़ के रखना है, याद करके रखना है। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास लूप में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ओके, अब देखिए थोड़ी थ्योरी आप जब याद पढ़ेंगे, थ्योरी याद करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो ये आप याद रखिए, ये आप याद रखिए। तो आपको जो है सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। सिग्मा का मतलब जोड़ या योग को दर्शाते हैं। तो क्या इसे समझिए। तो किसी परिपथ में बंद लूप या बंद पास में विद्युत वाहक बल, क्या इको क्या विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, ये बीजगणितीय योग को साइन है। ओके, सिग्मा आपको बीजगणितीय योग बता है। तो किसी भी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो देखिए अभी मैंने जो अभी परिभाषा बताई, तो इसको देखकर बताइए, इस चीज को देखकर आपको बताइए, तो इसको आप याद रखिएगा। तो आप ये परिभाषा थोड़ा जनरेट करेंगे, डायरेक्ट इसे थ्योरी में याद करेंगे, कंफ्यूजन हो सकती है। तो ऐसे आपको बताना है किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप या बंद पास में ओके इसके विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उसमें उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ऐसे याद आपको रखना, ये आपको याद रहेगा, आपका काम होगा। ये लिख दीजिएगा आगे जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम बता उसकी 3 लाइन है। तो आपका क्या है मतलब ये इसका नियम उसका नियम लिख देते हैं, दोनों का 3 लाइन आपका हो जाएगा। बाकी समझाने की दृष्टि से फिर आपका ये भी आप इसमें ऐड कर सकते थे, तो इसे भी आपको पढ़ना है, तो इसे भी आपको है तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीट स्टोन सेतु का सिद्धांत बताइए। इंग्लिश में आ सकता है बीट स्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचे, इसका सिद्धांत समझाइए। ओके, कम इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा क्योंकि अब आपका रिपीट होने कम चांस है। किरचॉफ का नियम एकदम रटा होना चाहिए। ओके, फिर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता देता हूं, अगर आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ, ओके, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन और पीडीएफ मटेरियल रहेगा आपके पास, तो आसानी से आप क्या है कम समय हमारे पास फिर भी आप क्या है रिवीजन कर पाएंगे। तो आपको कोर्स ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। फिजिक्स का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको करना है प्ले स्टोर से बहुत सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको फिजिक्स कोर्स ज्वाइन करना है। फिजिक्स कोर्स लेते समय आपको कूपन कोड में फिजिक्स 70 कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो आपको सीधे 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत कम इसकी फीस है और उसमें भी आप अगर कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो सीधे 100 रुपये का और आपका कम हो जाएगा। ओके, तो नाम मात्र की फीस में आप कंप्लीट फिजिक्स का पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर पाएंगे। ओके, ये पहले तो आपको डायग्राम सीख लेना, डायग्राम जरूर सीख लीजिएगा क्योंकि डायग्राम आपके पेपर में हाई चांस रहेगा डायग्राम आने के लिए। ओके, तो ये आपको सीख के रखना है। अब ये सब थ्योरी लिखिए और सब डायग्राम में बताएगा कि भैया ये सब इतना इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगे। समझना चाहते हैं इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। ओके, अब मैंने आपका बीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, तो P/R इक्वल टू होता है आपका P/Q इक्वल टू होता है R/S। तो ये आपका बीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब इसी ये सही सूत्र है, तो इसी की स्थापना कैसे करेंगे वो आपसे पूछा जाता है, लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको पूरा समझाया जा रहा है इस चीज़ को। ओके, तो इसे आपको एक बार पढ़ लेना है, ये आपका दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ अगर अच्छे समझना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट में हर क्वेश्चन को आपको डिटेल से समझाया है, तो यहाँ आपका ये सिद्ध हो जाता है। तो इसे भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एम्पियर का परिपथ नियम तैयार करके रखना है। ओके, अगर 2 नंबर बस में क्वेश्चन आपका आता है तो एम्पियर का परिपथ नियम आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ओके, मैं आपको 2 नंबर वाले में बताया भी था, तो ये आपका 2 नंबर के लिए तो है ही है। अब 3 नंबर या फिर लॉन्ग में आपको 4 नंबर दे देता है, 3 नंबर में हाई चांस है, तो फिर आपको यहाँ प्रूव भी करना पड़ेगा। ओके, तो इसे आपको सीख कर रखना है, हाई चांसेस के आने के भी आपके। ओके, पहले तो नियम क्या होता है, किसी बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पद द्वारा घिरी हुई कुल धारा आई का क्या है μ0 गुना होता है। ओके, अगर ये भी आपको परिभाषा जैसे कंफ्यूजन होती है बार बार पढ़ने में, ओके, मिक्स हो रहा कि अच्छे से याद नहीं हो रही, तो ये आप साइन बनाकर आप याद रखिए। ओके, ऐसे करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि किसी बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय हम सब समाकलन कर रहे हैं, तो ये पूरा जो पथ द्वारा घिरी गई कुल धारा, तो धारा का हम क्या μ0 गुना करते हैं, गुना यानी मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। अब इसकी उत्पत्ति आती है कि इसे कैसे हम प्रूव करेंगे, तो इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका तैयार करके रखना माना। ओके,
माना कागज के तल के लंबवत एक धारामावी चालक, हमने कहा एक कागज लिया, इसके तल के हमने एक चालक लिया है XY, ओके। तार में प्राय धारा क्या हमारी I है। माना तार के जो R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचा गया हमने, तथा एक पर एक बिंदु क्या P लिया जाता है, हमने यहाँ एक बिंदु B ले लिया है, और वृत्तीय पथ पर क्या है केंद्र O है। हमने ये सब जो चीजें लिखी हुई है, ये जो भी हमने चित्र बनाया है उसके बारे में यहाँ दी हुई है। अब यहाँ से मैं क्या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा रही है, तो ये आपका फॉर्मूला के बेस पे निकाला जा रहा है। इसी बार अगर हम अभी आपका बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अगर हम मान लेते हैं संपूर्ण वृत्तीय पथ के चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर B का रेखीय अगर समाकलन करते हैं तो हमारा ये रहने वाला है, ओके। अब इसका समाकलन करेंगे तो डी ऐसे आएगा cos थीटा हो जाएगा, ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या है सदिश का घोड़ा, आपको पता ही होगा, वेक्टर A वेक्टर B का हो जाएगा AB cos थीटा। अब यहाँ एक ही दिशा में होगे तो यहाँ थीटा बराबर 0 हो जाएगा आपका, ओके। तो cos थीटा बराबर जब थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे cos 0 हो जाएगा, ओके। तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो आप काट ही जाएगा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब यहाँ हमने जो वैल्यू निकाली है वो आपको यहाँ पुट कर देनी है, पहले वैल्यू निकाल ली है, इस प्रकार से हम क्या है सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ dl बराबर 2πr क्यों आ रहा है, क्योंकि वृत्त है, ओके। वृत्त का हम जानते हैं परिधि क्या 2πr होती है वृत्त की परिधि, ओके। तो बस वो उसको हम रख दिया है, इस बार से हमारा आ जाता है एम्पियर प्रति दिन। वहाँ शॉर्ट में समझाया है, ओके, लेकिन आपको ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस आपको कर लेना है। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।